Hello children, how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is the flowering of regional cultures. Key highlights, key developments that took place in the sphere of language, literature and art at religion level. The contribution of Bengal under the Palas in the development of regional culture. Let's start with Granny, I want to learn Kathak. Do you know, Mita, that Kathak and other dance styles evolved during the medieval period? बच्चों यहाँ पे एक कन्वर्जेशन चल रही है एक पोती और दादी के बीच में. पोती जो है वो पूछती है कि मम्मी दादी मुझे क्या सीखना है, मुझे कथक सीखना है. तो उसकी दादी कहती है कि ठीक है कथक तो तुम सीख लो, पर क्या तुम्हें पता है कथक जो डांस फॉर्म थी वो इवॉल्व हुई थी ड्यूरिंग medieval period. Early medieval period 800 to 1200. Language and literature. Regional artists and writers got patronage from the Rajput kings, which in turn boosted the growth of regional languages and literature, while Sanskrit continued to be the main language for writing during this period. Pali and Prakrit were also used. Some of the earliest works of Gujarati, Bengali and Marathi can be traced in this period. The literature of this period covers a wide range of themes and subjects such as poetry, drama, history, science, medicine, romance, grammar and religion. Some important works are Geet Govind by Jaydev. It is an emotionally expressive poem describing the love of Radha and Krishna. Somadeva's Katha Sarit Sagar is a collection of stories that reflect the social, economic, political and cultural scenario during the medieval period. Works on medicine such as the Charkha Samhita, Sushruta Samhita and Rugvihinchaya were translated into Arabic. In South India, important literacy work during this period include Hara Vilasa in Telugu by Srinanda, the Ramayana in Tamil by Kamban, the Mahabharata in Telugu by Tikkana and Naniya. Other famous prose writers were Dandin and Bana Bhatta. Bhavabhuti was a great dramatist. Jain scholars such as Hema Chandra, Meru, Tunga and Someshwara were patronized by Solanki rulers and wrote books on Jain philosophy. तो बच्चों हम जान लेते हैं अर्ली मेडावल पीरियड के बारे में. ठीक है, इस टाइम पे लैंग्वेज एंड लिटरेचर कैसी हुआ करती थी. रीजनल आर्टिस्ट और राइटर्स जो थे वो संरक्षित किए जाते थे फ्रॉम राजपूत किंग्स. ठीक है, जो भी उनके द्वारा लिखी गई चीज़ें होती थी उन्हें संरक्षित किया जाता था राजपूत किंग्स के द्वारा. ठीक है, विच इन टर्न्स बूस्ट द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर. जबकि संस्कृत के बारे में कहा जाता था कि वो उस टाइम की मेन लैंग्वेज मानी जाती थी. ठीक है, मतलब जितने लोग उस टाइम पे लिखा करते थे वो संस्कृत में लिखा करते थे. पाली एंड प्राकृत को भी यूज़ किया जाता था लैंग्वेज के रिटन लैंग्वेज के तौर पे. कुछ अर्लीस्ट वर्क्स जो थे वो गुजराती, बंगाली एंड मराठी में ट्रेस किए जाते हैं. मतलब कुछ चीज़ें जो थी, कुछ रिटन इंस्क्रिप्शन जो मिली है वो गुजराती, बंगाली एंड मराठी में भी लिखी हुई मिली है. ये जो लिटरेचर है इस पीरियड का कवर करता है वाइड रेंज ऑफ थीम्स एंड सब्जेक्ट जैसे कि पोइट्री, ड्रामा, हिस्ट्री, साइंस, मेडिसिन, रोमांस, ग्रामर एंड रिलीजन. तो बच्चों इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं वो सामने आए, जैसे कि जयदेव के द्वारा गीत गोविंदा लिखी गई थी जिसमें इन्होंने इमोशनल एक्सप्रेसिव पोएम को डिस्क्राइब किया है और इसमें लव को दर्शाया गया है राधा एंड कृष्णा की. सोमदेवा ने कथा सरित सागर लिखी गई थी जिसको कलेक्शन माना जाता है काफ़ी सारी स्टोरीज़ को जो कि रिफ्लेक्ट करती है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल सिनेरियो ऑफ मेडावल पीरियड. ठीक है, वर्क ऑन मेडिसिन जैसे कि चरक संहिता, सरस्वता संहिता एंड ऋग्वेनिस छाया जो कि ट्रांसलेट की गई थी अरेबिक में. साउथ इंडिया में भी इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क किए गए थे ड्यूरिंग दिस पीरियड जिसमें हरा विलासा जो कि तेलुगु में लिखी गई है बाय श्रीनंदा और रामायणा को ट्रांसलेट किया गया है तमिल में बाय कंबन और महाभारता को तेलुगु में लिखा गया है बाय टिकना एंड नानिया. ठीक है, दूसरे फेमस प्रोज राइटर्स भी हुए थे जिसमें से डांडिन एंड बना भट्टा फेमस थे. भवाभूति जो थे ग्रेट ड्रामाटिस्ट माने जाते थे और जैन स्कॉलर जैसे कि हेमचंद्रा, मरीतुंगा एंड समेश्वरा जो थे वो संरक्षित किए जाते हैं सोलंकी रूलर्स के द्वारा और उनकी लिखी हुई बुक्स को ऑन जैन फिलॉसफी. नाउ fact files. The first record on Kannada language is traced to Emperor Ashoka's Brahmagiri edict dated
230 BC, the first example of full-length Kannada language stone inscriptions can be found in the Halmidi inscription dated 450 BC. बच्चों ये कहा जाता है कि जो फर्स्ट रिकॉर्ड है ऑन कन्नड़ा लैंग्वेज वो ट्रेस करता है टू एम्परर अशोका ब्रह्मगिरी एडिट को, ठीक है। और उसका फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो फुल लेंथ कन्नड़ा लैंग्वेज में माना जाता है, मतलब वो स्टोन इंस्क्रिप्टेड किया गया, मतलब जो जितना भी पार्ट है वो स्टोन में लिखा गया है और ये फाउंड किया गया था इन द हालमिडी इंस्क्रिप्शन डेटेड 450 BC. During this period, South India witnessed translation of many important works from Sanskrit into regional languages. The growth of literature in Tamil, Sanskrit, Kannada and Telugu, Pampa, Pona and Rana were the three jewels of Kannada literature. Bhakti saints spreading their messages in the regional languages which gave these languages great impetus. बच्चों इस ड्यूरिंग इस पीरियड के साउथ इंडिया ने विटनेस किया था काफ़ी सारी चीज़ों को। इसमें ट्रांसलेशन हुआ था मैनी इंपॉर्टेंट वर्क्स को फ्रॉम संस्कृत टू रीजनल लैंग्वेजेस, मतलब जो मेन लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी लेकिन उसको ट्रांसलेट किया गया था अलग अलग रीजनेबल लैंग्वेज में। जो ग्रोथ थी लिटरेचर की वो किस में हुई थी, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा एंड तेलुगु में हुई थी। उसके बाद पंपा, पोना एंड राना जो थे वो 3 ज्वेल्स माने गए थे कन्नड़ा लिटरेचर के। भक्ति सेंट्स जो थे वो स्प्रेड करते थे अपने मैसेजेस को इन द रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, जो इन्हें लैंग्वेज ग्रेट इम्पेटस बनाती थी। नाउ मलयालम, द मलयालम स्क्रिप्ट प्रोड्यूस्ड इन केरला Cheras were first to use Malayalam language. The earliest literature was oral in nature due to the prevalence of ballads. Sanskrit language had a considerable influence on most of the regional languages, including Malayalam. The example of combined work of both Sanskrit and Malayalam is Manipravalam. Ramcharitram was translated in Malayalam language in the 12th century. बच्चों सबसे पहले मलयालम के बारे में हम जान लेते हैं। मलयालम स्क्रिप्ट जो थी वो प्रोड्यूस की गई थी केरला में, ठीक है, और चेरास जो थे वो पहले माने गए थे जिन्होंने मलयालम लैंग्वेज को यूज़ किया था। अर्लीस्ट लिटरेचर जो लिखी गई थी, मतलब जो ओरली बोली गई थी बाय नेचर, वो थी ड्यू टू प्रिलेंस ऑफ द बलाड्स। संस्कृत लैंग्वेज जो थे उसके कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस थे ऑन द मोस्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेज, मतलब संस्कृत के काफ़ी सारे तत्व पाए जाते हैं रीजनेबल लैंग्वेजेस में, इंक्लूडिंग मलयालम। मलयालम में भी संस्कृत के कुछ तत्व पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कंबाइंड वर्क ऑफ बोथ संस्कृत एंड मलयालम, मतलब मणिपरवलम में आपके संस्कृत के भी कुछ वर्ड मिलेंगे एंड मलयालम के भी कुछ मिलेंगे, या यूँ कह लो कि ये दोनों भाषाओं का लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन मिलता है। Painting, the old tradition of decorating walls of temples and palaces with murals, paintings on a wall, ceiling or other large permanent surface became popular during this time. Miniature paintings, small paintings executed with great detail, developed because of the effort of the Jain monks of Western India and the painters of Bengal during the 9th and 11th centuries. The illustration of small texts on palm leaves with miniature paintings began in this period. Rajput rulers were great patrons of the art of paintings. The Brihadashwara temple at Tanjore and the Sangeeta Mandapa show murals on the walls of the temples at Kanchipuram. Most paintings are executed on the surface of lime plaster. Shiva and Nataraja and various goddesses आर शोन इन दीज पेंटिंग्स। अब बच्चों पेंटिंग से बारे में बात कर लेते हैं। ओल्ड ट्रेडिशन जो था वो क्या था, डेकोरेटिंग का था वॉल्स को, मतलब वॉल्स को डेकोरेशन का ये ट्रेडिशन था पहला। तो टेम्पल्स की जो वॉल हुआ करती थी, पैलेसेस की जो वॉल हुआ करती थी, उनको पेंट किया जाता था विद वोराल्स, मतलब पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स, सीलिंग्स और अदर लार्ज परमानेंट सरफेसेस, जैसे वॉल होगी, पिलर्स हो गए, सीलिंग्स होगी, रूफ हो गया, तो इनमें पेंट किया जाता था, इन पे हाथ से नक्काशी की जाती थी। तो ये उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर था। मिनिएचर पेंटिंग जो थी वो स्मॉल पेंटिंग्स को कहा जाता था, ठीक है। स्मॉल पेंटिंग जैसे गॉड्स की मूर्ति हो गई, उनको डिटेल्ड पिक्चर किया जाता था, डिटेल नक्काशी की जाती थी, उनको अच्छे से क्या किया जाता था, नक्काशी करके फिर उन्हें बेचा जाता था या उनको डिस्प्ले में रखा जाता था, ठीक है। जो पेंटर्स थे बंगाल के ड्यूरिंग 9th एंड 11th सेंचुरी, ये इन नक्काशियों को किया करते थे, ठीक है। और इलस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल टेक्स्ट ऑन पाम लीव्स विद मिनिएचर पेंटिंग्स बिगिन इन दिस पीरियड, मतलब जो लीव्स थी, मिनिएचर पेंटिंग्स थी, वो इस पीरियड में काफ़ी पॉपुलर हुई थी। जो राजपूत रूलर्स थे वो काफ़ी ग्रेट पैट्रॉन्स माने जाते थे आर्ट ऑफ पेंटिंग्स के।
अब यहाँ पे बताया जाता है जो बृहदीश्वरा टेम्पल है तंजौर में और जो संगीता मंडप है वो शो करता है काफ़ी मूरल्स को ऑन द वॉल्स, मतलब अगर आप वहाँ जाओगे तो उनके वॉल्स में आपको नक्काशी देखने को मिलेगी, ये पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। म्यूजिक। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू स्टाइल्स, ए हिंदुस्तानी पॉपुलर इन नॉर्थ, बी कार्नेटिक पॉपुलर इन साउथ। The Rajputs and the Cholas were great patron of music and dance. Indian classical music, which is based on ragas, flourished during this period. The depiction of dance and music performances on the panels of their temples is a testimony of their love for music. A large number of statues of Nataraja और डांसिंग शिवा वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द चोला रेंज। तो बच्चों म्यूज़िक के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइड था, दो स्टाइल्स में वो डिवाइड था। एक था हिंदुस्तानी जो कि नॉर्थ में पॉपुलर था और एक था कार्नेटिक जो कि साउथ में पॉपुलर था। जो राजपूत और चोलास थे वो ग्रेट पैटर्न माने जाते थे म्यूज़िक एंड डांस के। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो था वो बेस्ड था किस पे, रागास पे, और वो फ्लरिश्ड हुआ था ड्यूरिंग दिस पीरियड्स। जो डिपिक्शन ऑफ डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस थे वो ऑन द पैनल हुआ करते थे ऑफ देयर टेम्पल्स, मतलब वो मंदिर के अंदर हुआ करते थे और वो टेस्टिमोनी मानी जाती थी फॉर देयर लव ऑफ म्यूजिक के लिए। लार्ज नंबर ऑफ स्टैटूज जैसे कि नटराजा और डांसिंग शिवा को प्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग द चोला रेन। सल्तनत पीरियड AD 1206 to 1526। लैंग्वेज एंड लिटरेचर। न्यू लैंग्वेज सच एज टर्किश, अरेबिक एंड पर्शियन केम इन इंडिया विद Turks. However, Sanskrit, Tamil and Prakrit continue to be the medium of literature. During this period, regional languages such as Hindi, Braj, Awadhi, Bengali, Gujarati, Odia, Sindhi, Marathi, Telugu, Malayalam and Kannada flourished because they were used by Bhakti and Sufi saints such as Kabir, Nanak, Tukaram and Chaitanya. Painting. The Delhi Sultans did not patronize the art of painting and therefore this art did not develop much during the Sultanate period. Some painters did make portraits in this period. Miniature paintings were widely used to illustrate books. Paintings and the art of carving in wood advanced under the Vijayanagar rulers. तो बच्चों सल्तनत पीरियड्स में हम लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में जान लेते हैं। न्यू लैंग्वेज जैसे कि टर्किश, अरेबिक एंड पर्शियन जो थी वो इंडिया आई थी किसके साथ, तुर्क के साथ। लेकिन ये कहा जाता है उस टाइम पे संस्कृत, तमिल, प्राकृतिक जो थी वो कंटिन्यूड मीडियम माना जाता था लिटरेचर का, मतलब उस टाइम जितने भी लिटरेसी से रिलेटेड जितने भी वर्क हुआ करते थे वो इन्हीं लैंग्वेज में हुआ करते थे। इस पीरियड में रीजनल लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, ब्रज, अवधी, बंगाली, गुजराती, उड़िया, सिंधु, मराठी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा भी काफ़ी फ्लरिश्ड हुई बिकॉज जो भक्ति एंड सूफी संट्स थे वो इनका यूज़ करते थे अपनी राइटिंग में। पेंटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जो दिल्ली सल्तनत थे उन्होंने काफ़ी सारी आर्ट ऑफ पेंटिंग को संरक्षित करके नहीं रखा, इसलिए ये जो पेंटिंग्स थी ये डेवलप नहीं हो पाई सल्तनत पीरियड में। कुछ पेंटर्स जो थे वो पोर्ट्रेट बनाते थे इस पीरियड में और मिनिएचर पेंटिंग्स भी की जाती थी टू इलस्ट्रेट बुक्स। ठीक है, पेंटिंग्स जो थी वो कार्विंग की जाती थी किसमें, वुड्स में, और जो की जाती थी विजयनगर के रूलर्स के अंडर में। नाउ म्यूजिक। New instrument invention and novelty in music were the benchmark of this period. The Turk brought the musical tradition of Central Asia with them. New musical instruments such as the rabab and the sarangi were introduced by them. Amir Khusrau, a musical genius, is believed to have invented the sitar and introduced many ragas of Indo-Arabic origin. Bhakti and Sufi saints gave a spur to music through their singing. The Persian style of chorus singing कव्वाली was popularized by the Sufi saints. अब बच्चों म्यूज़िक के बारे में बात कर लेते हैं। न्यू इंस्ट्रूमेंट जो था वो इन्वेंट किया गया था एंड नोवेल्टी को भी इन्वेंट किया गया था इन द म्यूज़िक वेयर द बेंचमार्क ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, और जो तुर्क थे वो म्यूजिकल ट्रेडिशन को लाए थे सेंट्रल एशिया में विद देम। तो बच्चों न्यू म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के इन्वेंशन का एंड नोवेल्टी का इन म्यूजिक में ये एक बेंचमार्क माना जाता है इस पीरियड का। जो तुर्क्स थे वो अपने साथ म्यूजिकल ट्रेडिशन को भी लाए थे सेंट्रल एशिया के। ठीक है, न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि रबाब एंड सारंगी जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी तुर्क के द्वारा। जो अमीर खुसराव थे वो एक म्यूजिकल जीनियस माने जाते थे और उन्होंने बिलीव
किया था एक इन्वेंशन में, किसके, सितार के। और इन्होंने काफ़ी रागाज एंड इंडो अरेबिक ओरिजिन को भी इंट्रोड्यूस किया था। भक्ति एंड सूफी सेंट्स जो थे वो काफ़ी सारे म्यूज़िक बनाते थे, ठीक है, और वो अपनी सिंगिंग में भी इन्हें दर्शाते थे। जो पर्शियन स्टाइल था कोरस सिंगिंग का, उसमें कव्वाली जो था वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था बाय द सूफी सेंट्स। Now Mughal period AD 1526 to 1707, language and literature. Classical texts were still written in Sanskrit. Persian, Turkish and Arabic were also used. Among the important works of this period are Barbar's Barbarnama and Gulbadan Begum's Humayunama, which gave an insight into the rule of these Mughal emperors. Akbar's court had several luminaries from the literary field. He established a library and a department for the translation of Sanskrit works such as the Ramayana, Mahabharata, Panchatantra and Arthava Veda. Scholars such as Abdul Fazl Faizi and Abdur Rahim Khan-e-Khana adorned his court. Abdur Rahim Khan-e-Khana was a poet known for his dohas in Hindi. Abdul Fazl Akbarnama and N.A. Akbari and Baduni's Muntakhab ul Tawarikh are excellent historical works. The first Persian Sanskrit dictionary called Parsi Parkhasha was compiled during his reign. Jahangir's Tuzuk-e-Jahangiri was an autobiographical account of his life. He was a great scholar of Persian, Turkish and Hindi. Abdul Hamid Lahori, a court historian of Shahjahan, wrote the Pashanama. Dara Shikoh, the eldest son of Shahjahan, was a great scholar who translated the Bhagavad Gita and the Upanishads. Aurangzeb did not have any interest in poetry or literature. However, on his orders, Ishwara Das Nagar compiled Futuhat-e-Alamgiri, a law digest for his range. तो बच्चों हम मुग़ल पीरियड में लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में समझ लेते हैं। क्लासिकल टेक्स्ट जो थे वो अभी भी संस्कृत में ही लिखे जाते थे। पर्शियन, टर्किश एंड अरेबिक जो थी वो तभी भी यूज़ की जाती थी, मतलब संस्कृत के साथ साथ इन्हें भी यूज़ किया जाता था। और अमंग इम्पॉर्टेंट वर्क इस पीरियड के जो बारबरनामा था, गुलबदन का हुमायूंनामा था, वो काफ़ी इंसाइट, मतलब एक इंसाइट स्टोरी बताता है किसके बारे में, मुग़ल एम्परर्स के बारे में। अकबर के कोर्ट में काफ़ी सारे लुमिनरीज आते थे फ्रॉम द लिटरेरी फील्ड, और उन्होंने एक लाइब्रेरी भी इस्टेब्लिश की थी और एक डिपार्टमेंट फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत वर्क सच एज रामायण, महाभारता, पंचतंत्र एंड अर्थवेदा को भी उन्होंने क्या किया था, अपने डिपार्टमेंट में शामिल किया था। मतलब ये सब संस्कृत में लिखे गए थे तो इनको ट्रांसलेट करने के लिए उन्होंने एक पर्सन उन्होंने रखा हुआ था। स्कॉलर जैसे कि अब्दुल फजल फैज़ी एंड अब्दुल रहीम खाने खाना जो कि अडॉन किए जाते हैं इन हिज कोर्ट। अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे वो एक पोएट थे जो कि दोहेज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने काफ़ी सारे दोहे लिखे हैं हिंदी में। अब्दुल फजल का जो अकबरनामा है और N.A. अकबरी और बदानीज़ जो मुंतखब उल तारीख है वो एक्सीलेंट हिस्टोरिकल वर्क माने जाते हैं। और जो फर्स्ट पर्शियन संस्कृत डिक्शनरी है उसे पारसी परीक्षा कहा जाता है जो कि कंपाइल की गई थी ड्यूरिंग हिज रेंज। जहांगीर की जो तुज़ुक-ए-जहांगीरी है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट माना जाता है जो कि उसने खुद ही लिखा था और वो एक ग्रेट स्कॉलर ऑफ पर्शियन, टर्किश एंड हिंदी के माने जाते थे। अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे वो एक कोर्ट हिस्टोरियन थे शाहजहाँ के और उन्होंने पाशानामा लिखा था। दारा शिकोह जो थे वो एल्डेस्ट सन थे शाहजहाँ के और वो भी एक ग्रेट स्कॉलर माने जाते थे जिन्होंने भगवत गीता एंड उपनिषद को क्या किया था, ट्रांसलेट किया था। औरंगज़ेब का जो था काफ़ी मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था पोइट्री और लिटरेचर में, लेकिन उन्होंने ऑर्डर दिया था ईश्वरा नागर को कि ताकि वो फुतूह आलमगिरी लिखे। नाउ पेंटिंग। Indian and Persian styles were blended to form the Mughal style paintings. All the painters were given royal worship to get their best out. Under the Mughals, painting represented a blend of Indian and Persian styles. Miniature paintings were generally used to illustrate books. Portraits, scenes of court life, wildlife and hunting scene. All illustrations of battlefronts were the dominant themes of these paintings. Akbar established royal workshop or karkhanas where painters from different regions could work together. Book illustration developed as an art. Bright colors like red and peacock blue were popular. The
Hamzanama, which has a collection of 1200 paintings, was compiled during his reign. Dashwant and Basavan were two great painters of that time. Under Jahangir, painting attained great height as he gave lavish grants to painters. His interest in painting can be gauged from the fact that he could identify each artist's painting by its style. Important painters of his times were Bhishan Das, Mansoor Murad and Abdul Hassan. Shah Jahan was a patron of painting and carried forward the tradition of his father. Painters and artists were lavishly rewarded under him. Mir Said Ali and Abdas Samad were two famous painters during Shah Jahan's reign. Aurangzeb disapproved of painting, because of which many artists and painters migrated to other regions. Thus, in the 18th century, many regional schools of painting such as Rajasthani, Kangra and Deccani developed. Rajasthani paintings are characterized by court scenes, scenes of royal festivities, portraits, hunting scenes and stories about Lord Krishna. Natural surroundings, romance, elegance and delicacy are characteristics of Kangra paintings. They show an influence of the Bhakti cults. Gods depicted in these paintings are in human forms. तो बच्चों पेंटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं. इंडियन एंड पर्सियन स्टाइल जो थी वो ब्लेंडेड मानी जाती है टू द फॉर्म ऑफ मुगल स्टाइल पेंटिंग. ठीक है, मतलब मुगल स्टाइल की जो पेंटिंग थी उसमें आपको इंडियन एंड पर्सियन दोनों स्टाइल्स देखने को मिलते थे. जो पेंटर्स हुआ करते थे उन्हें रॉयल वर्शिप दी जाती थी ताकि वो अपना बेस्ट जो है वो आउट निकाल पाएँ. मुगल्स के अंडर काफ़ी सारी पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट किया जाता था जिसमें ब्लेंड देखने को मिलता था इंडियन एंड पर्सियन स्टाइल का. मिनिएचर पेंटिंग्स भी काफ़ी यूज़ की जाती थी. ठीक है, टू इलस्ट्रेट बुक्स. पोर्ट्रेट्स, सीन ऑफ कोर्ट लाइफ, वाइल्ड लाइफ, हंटिंग सीन्स भी दिखाए जाते थे और इवन जो बैटल फ्रंट था उसको भी दर्शाया जाता था पेंटिंग्स के थ्रू. अकबर जो था वो रॉयल वर्शिप और कारखानाज बनाता था, इस्टेब्लिश करता था ताकि जो पेंटर्स हैं वो डिफरेंट रीजन से आएँ और वहाँ पे काम करें साथ में. बुक इलस्ट्रेशन जो था वो डेवलप किया गया था एज एन आर्ट. ठीक है, ब्राइट कलर्स जैसे कि रेड, पीकॉक ब्लू को उस टाइम पॉपुलर माना गया था या कर दिया गया था. जो हमज़ानामा था उसमें कलेक्शन ऑफ 1200 पेंटिंग्स आपको देखने को मिलता है. ठीक है, और ये कंपाइल किया गया था ड्यूरिंग हिज रेंज. दशवंत एंड बसावन जो थे वो दो ग्रेट पेंटर्स माने जाते थे ऑफ दैट टाइम. जहांगीर के अंडर में पेंटिंग जो थी वो अटेन करती ग्रेट हाइट्स को. ठीक है, और उन्हें जो पेंटर्स हुआ करते थे उस टाइम के उन्हें ग्रेट लेविश ग्रांट की जाती थी. ठीक है, और उनका जो इंटरेस्ट था, जहांगीर का जो इंटरेस्ट था पेंटिंग में वो इतना ज़्यादा था कि वो पहचान जाता था कि कौन सी पेंटिंग जो है वो किस पेंटर ने बनाई है. ठीक है, इंपॉर्टेंट पेंटर्स जो थे उस टाइम के वो भीषण दास माने जाते थे, मंसूर मुराद एंड अब्दुल हसन माने जाते थे. शाहजहाँ जो था वो एक पैट्रॉन था किसका, पेंटिंग्स का, और वो कैरी फॉरवर्ड करता था ट्रेडिशन को अपने फादर के. ठीक है, अपने फादर के ट्रेडिशन को वो आगे बढ़ाता था. पेंटर्स एंड आर्टिस्ट को अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया जाता था. ठीक है, मीर सईद अली, अब्दस समद जो थे वो दो फेमस पेंटर्स माने जाते थे शाहजहाँ रेंज के. औरंगजेब जो था वो डिसअप्रूव करता था ऑफ पेंटिंग को, बिकॉज काफ़ी सारे आर्टिस्ट और जो पेंटर्स जो थे वो क्या हो गए थे, उसके रीजन से माइग्रेट हो गए थे, मतलब दूसरी जगह वो लोग चले गए थे. ठीक है, राजस्थानी पेंटिंग्स में आपको काफ़ी सारे कोर्ट सीन्स देखने को मिल जाते हैं, सीन्स ऑफ रॉयल फेस्टिविटीज़ मतलब त्यौहार देखने को मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट्स देखने को मिल जाते हैं, उसमें भी हंटिंग्स शिकार के सीन्स देखने को मिल जाते हैं और इवन स्टोरीज़ देखने को मिल जाती हैं लॉर्ड कृष्णा की. ठीक है, नेचुरल सराउंडिंग जैसे कि रोमांस, एलिगेंस, डेलीगेसीज जो है वो कैरेक्टरिस्टिक हैं कांगड़ा पेंटिंग्स के. ये शोज़ करती हैं इन्फ्लुएंस ऑफ भक्ति कल्ट और इसमें गॉड्स को जो है डिपिक्ट किया है इन पेंटिंग्स को इन द ह्यूमन फॉर्म. नाउ म्यूजिक. Except for Aurangzeb, all the other Mughal emperors encouraged music. The Indian and Central Asian style continued. Tansen was a well-known musician in Akbar's court. New style of Hindustani music such as Khayal, Thumri and Ghazal developed during the Mughal period and classical music received fresh life. बच्चों औरंगज़ेब के अलावा बाकी सारे मुग़ल एम्परर जो थे वो म्यूज़िक को एनकरेज करते थे. ठीक है, और इंडियन एंड सेंट्रल एशियन स्टाइल के म्यूज़िक जो थे वो कंटिन्यू होते हुए आ रहे थे. तानसेन जो था वो वेल नोन म्यूजिशियन माना जाता था अकबर के कोर्ट का, अकबर के दरबार का. और न्यू स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो था वो उस टाइम पे क्या हुआ था, डेवलप हुआ था या उसकी फाउंडेशन हुई थी, जैसे कि ख्याल, ठुमरी, गज़ल, ये सब डेवलप हुए थे मुग़ल पीरियड के दौरान. ठीक है,
Now dance. Apart from evolution of language, paintings and other art forms, regional dances also emerged, adding to the rich cultural heritage. Kathak, a dance form usually associated with North India, evolved into a district dance form during 15th and 16th century. The term Kathak originated from the Sanskrit word katha, which means story, and kathaka in Sanskrit meaning who tells a story. Thus, Kathak can be translated as a story enacted by storytellers. Mughal courts were the place where Kathak evolved and was elaborately done. There are three schools or gharanas from where Kathak draws its descent. These are Jaipur, Lucknow and Banaras. Apart from Kathak, the other classical dance forms that became popular during the medieval period were Bharatanatyam in Tamil Nadu, Odissi in Odisha, Kuchipudi in Andhra Pradesh and Manipuri in Manipur. तो बच्चों डांसेस के बारे में समझ रहे थे. डांस फॉर्म जो था वो काफ़ी फेमस था. जो लैंग्वेज पेंटिंग के एवोल्यूशन के अपार्ट में जो डांस था वो भी एमर्ज था किससे, रिच कल्चर हेरिटेज से. ठीक है, कथक जो एक डांस माना जाता था, डांस फॉर्म माना जाता था, वो कहाँ से एसोसिएटेड था, वो नॉर्थ इंडिया से एसोसिएटेड था. ठीक है, और ये काफ़ी फेमस था 15th एंड 16th सेंचुरी के आसपास. कथक जो टर्म है वो लिया गया है संस्कृत वर्ड से जिसका मतलब है कथा. ठीक है, जिसका मतलब होता है स्टोरी, एंड कथा का मतलब होता है स्टोरी, मतलब संस्कृत में इसका मतलब होता है टू टेल अ स्टोरी, स्टोरी को गाना. इसलिए जो कथक था वो ट्रांसलेट किया जाता था एज ए स्टोरी एनेक्टेड बाय स्टोरी टेलर, मतलब डांस फॉर्म में आपको स्टोरीज़ को इनेक्ट करके बताया जाता था. और मुग़ल कोर्ट्स में ये काफ़ी फेमस हुआ करता था. ठीक है, इस टाइम पे 3 स्कूल्स जो थे, घरानाज हुआ करते थे, स्कूल या घरानाज उन्हें कहा जाता था, जहाँ पे कथक ड्रॉज कथक सिखाया जाता था. और ये कहाँ पे हुआ करते थे, जयपुर, लखनऊ एंड बनारस में हुआ करते थे. कथक के अलावा क्लासिकल डांस, अदर क्लासिकल डांस फॉर्म भी उस टाइम काफ़ी पॉपुलर हुए थे, जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु में, ओडिसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में एंड मणिपुरी इन मणिपुर. Bengal, a case study. During the medieval period, Bengal was ruled by the Palas. They also ruled over Bihar, parts of Odisha and Assam for over 4 centuries. They were great patrons of learning, because of which language, literature, painting and music flourished in their time. बंगाल के बारे में एक केस स्टडी यहाँ पे बताई गई है कि मेडाइवल पीरियड में बंगाल जो था वो रूल किया गया था पालास के द्वारा. पालास वहाँ पे क्या करते थे, शासन किया करते थे. ठीक है, और उन्होंने बिहार में भी रूल किया था और उन्होंने उड़ीसा एंड आसाम के कुछ पार्ट में भी रूल किया था ओवर 4 सेंचुरीज़. ठीक है, वो ग्रेट पैट्रन माने जाते थे लर्निंग के, बिकॉज ऑफ विच लर्निंग, लिटरेचर, पेंटिंग, म्यूज़िक जो थी उनके टाइम में काफ़ी फली फूली थी. Language and literature. The Palas were known for their active patronage of language and literature. Bengal witnessed Aryanization around AD 1000, which led to the development of Bengali, Odia and Assamese. A popular new language, a Proto-Bengali form, was used by Buddhist poets here to compose the first poems of Bengali literature called Charyapada. It provides a realistic picture of medieval Bengali society. Bengali literature in the medieval age was often either religious or adaptation from other languages. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में. जो पालास थे वो जाने जाते थे वेल नोन फॉर देयर एक्टिव पैट्रोनेज ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मतलब ये लैंग्वेज एंड लिटरेचर के एक अच्छे संरक्षण माने जाते थे. बंगाल जो था वो विटनेस करता था आर्यनाइजेशन को अराउंड AD 1000. ठीक है, जिसमें कि डेवलपमेंट हुआ किसका, बंगाली, उड़िया एंड असामीज़ का. यहाँ पे पॉपुलर न्यू लैंग्वेज जो थी जिसका नाम था प्रोटो बंगाली, वो फॉर्म जो थे वो यूज़ की जाती थी किसके द्वारा, बुद्धिस्ट के द्वारा. बुद्धिस्ट पोएट जो थे वो यहाँ पे अपनी पोम को कंपोज करने के लिए बंगाली लिटरेचर को यूज़ किया करते थे जिसका नाम था चार्यपदा. ठीक है, और ये उन्हें प्रोवाइड करती थी रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ मेडाइवल बंगाल सोसाइटी. Now painting. No paintings of the pre-Pala period have been found, not even wall paintings or religious buildings. Since the Pala rulers were Buddhist, most of the miniature paintings of their time are visual expression of the Mahayana school of Buddhism. According to the Tibetan scholar Taranatha Dhiman and his son with Pala
were the master sculptor and painter during the reign of Dharmapala and Devpala. Various Buddhist manuscripts such as the Pancharaksha, Ashtasahasrika and other have beautiful paintings. Approximately 400 paintings survive depicting a well-developed art form, though limited to manuscript paintings. Scholars believe that the paintings of the Pala period definitely influenced the East Indian, Tibetan and Nepali paintings of the 14th century. बच्चों पेंटिंग्स के बारे में बात करें तो पाला से पहले कोई भी पेंटिंग नहीं पाई जाती, ठीक है, नॉट इवन ऑन वॉल पेंटिंग्स भी नहीं पाई जाती और किसी रिलीजियस बिल्डिंग में भी कोई पेंटिंग नहीं पाई जाती। सिंस पाला रूलर्स में जो बुद्धिस्ट थे वो मोस्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है, और उन्होंने काफ़ी सारे बुद्धिस्ट स्कूल भी खोले थे। अकॉर्डिंग टू तिब्बत स्कॉलर जो तरानाथा धीमन थे और उनके जो सन थे विद पाला वो मास्टर स्कल्पचर एंड पेंटर्स माने जाते थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ धर्मपाला एंड देवपाला। काफ़ी बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट जैसे कि पंचसरस का, अष्टरिस्क का एंड द अदर ब्यूटीफुल पेंटिंग्स जो है वो इस टाइम पे देखने को मिलती हैं और ये कहा जाता है अप्रॉक्सीमेटली 400 पेंटिंग्स जो है वो सरवाइव की जाती थी और डिपिक्ट की जाती थी अ वेल डेवलप्ड आर्ट फॉर्म दो लिमिटेड टू मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स, ठीक है। स्कॉलर्स का मानना है कि ये जो पेंटिंग्स थी ऑफ पाला पीरियड डेफिनेटली इन्फ्लुएंस की गई थी द ईस्ट इंडियन, तिब्बतन एंड नेपाली पेंटिंग्स ऑफ द 14th century को। Now music. Not much information could be extracted from sources about music under the Palas. The composing of Charya, a musical form, shows the correlation between Bengali music and the literature. Saranga Deva, who lived in the 13th century, wrote the Sangeet Ratnakar, which has an early account of Charya. Jayadev's songs in the Geet Govinda can be regarded as the forerunner of the Drupad form of Hindustani music. Another famous work in music is the Sri Krishna Kirtan of Chandi Das. Bengali music evolved because of its association with the Vaishnava Bhakti songs. Bengali folk music has valuable heritage in a unique tradition named Baul, which has also been influenced by regional music traditions. Folk music in Bengal is often accompanied by the ektar, a one-stringed instrument. Other instruments include the dotara, ढोल, flute and तबला। अब म्यूज़िक के बारे में बात करें तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलती और कुछ भी सोर्सेज जो हैं वो हमें पालास के अंदर देखने को नहीं मिलते जो कि म्यूज़िक से इन्फ्लुएंस्ड हो। हालांकि कहा जाता है जो कंप्यूजिंग ऑफ चार्या है जो कि रिलेशन को कोरिलेशन को शो करता है बिटवीन बंगाली म्यूज़िक एंड लिटरेचर। सरंग देवा जो है वो रहा करते थे 13th century में जिन्होंने संगीत रत्नाकर लिखी थी, ठीक है, जिसमें अर्ली अकाउंट ऑफ चार्या को आप दे सकते हो। नेक्स्ट जो थे जयदेव्स जो थे उनके सॉन्ग गीत गोविंदा में आप काफ़ी सारे फॉर रनर्स ऑफ ध्रुपद को देख सकते हो हिंदुस्तानी म्यूज़िक के। अनदर फेमस वर्क जो थे वो श्री कृष्णा कीर्तन था जो कि लिखा गया था चंडीदास के द्वारा, ठीक है, और बंगाली म्यूज़िक जो था वो इवॉल्व हुआ था बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद द वैष्णवा भक्ति सॉन्ग्स। बंगाली फोक्स म्यूज़िक जो हुआ करते थे इसमें आपके वैल्यूबल हेरिटेज को दिखाया जाता था इन अ यूनिक ट्रेडिशन जिसका नाम था बाउल, जिसमें आपके काफ़ी सारे इन्फ्लुएंस रीजनल म्यूज़िक को दिखाया जाता था, उन्हें डिपिक्ट किया जाता था। फोक म्यूज़िक जो था बंगाल में वो ऑफन एकम्पनीड किया जाता था एक तार के द्वारा जो कि एक वन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट माना जाता था। दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो कि इंक्लूड किए जाते थे जिनका नाम था दोतारा, ढोल, फ्लूट एंड तबला। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।